नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एमसीक्यू क्यूज सॉल्व करने वाले हैं और ये आपके एमसीक्यू हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना भाई लोगों। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है, देखिए भाई लोगों, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त टूल का चयन करें। यहाँ आपको डेटा विश्लेषण के लिए किस टूल का उपयोग करेंगे वो चयन करना है। डेटा विश्लेषण का अर्थ होता है आपका डेटा एनालिटिक्स। ठीक है ना भाई लोगों। तो आपके आंसर है ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं हम डेटा विश्लेषण के लिए। ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती है। आपको यहां पर बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ज्यादा से ज्यादा कितनी रो हो सकती है। तो आपके आंसर है ए 10,48,576, बी 16,384 और सी 256 और डी 65,536। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई लोगों ये ए वाला 10,48,576। और यहाँ पर देखिए भाई लोगों, ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कही गई है। ठीक है ना। अगर आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको आंसर करना है 10,48,576। ठीक है ना भाई लोगों। और अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में रो की संख्या कितनी होती है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में रो की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 65,536। ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में आपकी रो की संख्या होती है 65,536 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में कॉलन की संख्या कितनी होगी, तो आपकी कॉलन की संख्या हो जाएगी ये 256। ठीक है ना। तो 65,536 तो होती है आपकी रो की संख्या और 256 होती है आपकी कॉलम की संख्या। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में। ठीक है ना भाई लोगों। और इसके बाद में जितने भी वर्जन आए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के 7 के बाद में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 या 7 के बाद में जितने भी वर्जन आए ना, उनमें तो आपकी रो की संख्या होती है 10,48,576 और उनमें आपकी कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी 16,384। ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 या 7 के बाद में जितने भी वर्जन आए उनमें आपकी कॉलम की संख्या होती है 16,384। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खाली जगह बी कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, देखते हैं हम अपने आंसर में। ए डॉक्यूमेंट, बी टेबल, सी स्प्रेडशीट और डी लेबल। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सी वाला। ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में चार्ट बनाने के लिए निम्न में से किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। तो किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है, आपके आंसर है ए डेटा टैब, बी होम टैब, सी फॉर्मूलाज टैब और डी इंसर्ट टैब। तो चार्ट बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इंसर्ट टैब का यूज करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में आपकी एक इंसर्ट टैब होती है और इंसर्ट टैब के अंदर एक आपका ग्रुप होता है चार्ट ग्रुप। उसमें से आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ट क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, इंसर्ट टैब। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को क्या कहा जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल होती है ना, उसे क्या कहा जाता है। तो आपके आंसर है ए सेल बुक, बी ग्रिड शीट और सी वर्कशीट और डी वर्कबुक। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को हम क्या कहेंगे, वर्कबुक कहेंगे। ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम खाली जगह वर्कशीट होनी चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वर्कबुक में कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए, तो आपके आंसर है ए 1, बी 2 और सी 3 और डी 5। तो कम से कम आपके पास है ना एक तो वर्कशीट होनी ही चाहिए आपके वर्कबुक में। ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर ये ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एक एक्सेल वर्कबुक खाली जगह का संग्रह होता है
आपको बताना है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक किसका संग्रह होती है, तो आपका आंसर है ए वर्कशीट्स का, बी चार्ट्स का, और सी वर्कबुक्स का, और डी वर्कशीट्स एंड चार्ट्स का। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक वर्कशीट्स और चार्ट्स का क्या होती है, संग्रह होती है। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, यहां पर आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में पहली वर्कशीट होती है ना, उसका डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो आपके आंसर है ए WSheet 1, बी वर्कशीट 1, और सी WS1, और डी Sheet 1। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में पहली वर्कशीट का नाम होता है आपका Sheet 1, ठीक है ना भाई लोगों। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सीट के नाम को हम ज्यादा से ज्यादा 31 करैक्टर तक लिख सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित विकल्पों को उनके आकार के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम का अर्थ होता है भाई लोगों असेंडिंग, यानी कि A to Z, या फिर ऐसे कह दो 1 to 100 इस क्रम में करना है, या फिर ऐसे कह दो छोटे से बड़ा। तो आपके आंसर देखिए, इनको व्यवस्थित करना आपको, ठीक है ना। वर्कशीट, सेल और वर्कबुक। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेल होती है, ठीक है ना भाई लोगों। तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका ये सेल, और बाद में सेल को ग्रुप, सेल के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, सेल के ग्रुप को कहेंगे हम वर्कशीट, क्या कहेंगे, वर्कशीट। तो 2 नंबर पर आ जाएगा आपका ये, और वर्कशीट के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, वर्कबुक कहेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर देख लेना है पहले, सेल, वर्कशीट और वर्कबुक ये किसमें है, तो आपका आंसर है ए सेल, और ये वर्कबुक वर्कशीट ये नहीं होगा, और बी है वर्कबुक वर्कशीट और सेल ये भी नहीं होगा, और सी सेल वर्कशीट और ये वर्कबुक। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। सबसे पहले तो क्या आएगा, सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, जहां पर हम डेटा एंट्री करते हैं, तो वह वो होगी आपकी सेल, ठीक है ना। और सेल के कलेक्शन को क्या कहेंगे हम, वर्कशीट कहेंगे, और वर्कशीट के कलेक्शन को क्या कहेंगे हम, वर्कबुक कहेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सी वाला। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मूल इकाई जहां पर डेटा एंट्री की जाती है क्या कहलाती है, अभी मैंने बताया आपको, सेल कहलाती है, ठीक है ना। तो आपका आंसर है ए टैब नहीं, बी बॉक्स नहीं, सी कॉलन नहीं, डी ये सेल हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के खाली जगह सूट का एक हिस्सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस सूट का हिस्सा है, तो आपका आंसर है ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, बी ओपन ऑफिस, सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और डी विजुअल बेसिक। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट पर्सन है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट क्या क्या काम करने में हमारी मदद करता है, तो आपका आंसर है ए डेटा सॉर्ट करने में करता है, बी डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में यह भी करता है, और सी संख्यात्मक डेटा की गणना करने में यह भी करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी कार्य करने के लिए हमारी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना भाई लोगों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर। मुख्य रूप से अकाउंटिंग पर्पज के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किस अवयव का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर है ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और डी माइक्रोसॉफ्ट विजिको। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अकाउंटिंग पर्पज के लिए हम किसका यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करेंगे। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी वर्कशीट शामिल होती है, तो यहाँ पर आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट इंसर्ट होती है। तो आपके आंसर है ए 4, बी 1, सी 3 और डी 2। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट क्या होती है, इंसर्ट होती है, यानी कि वर्कबुक इंसर्ट होती है, ठीक है ना भाई लोगों। 3 वर्कशीट इंसर्ट होती है आपकी, ठीक है ना।
नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फुल स्क्रीन व्यू का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर आपको बताना है फुल स्क्रीन व्यू का दूसरा नाम। आपका आंसर है ए नॉर्मल व्यू, बी कस्टम व्यू, सी टॉगल व्यू और डी नन। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। फुल स्क्रीन व्यू का दूसरा नाम होता है आपका टॉगल व्यू। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपका आंसर है ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये नहीं होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना भाई लोगों। ये होता है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कह सकते हो या फिर इसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हो। लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं आपके? नोटपैड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है और वर्ड पैड भी होता है, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए भी खाली जगह का उपयोग करके हेडिंग्स को विजिबल बनाया जा सकता है। तो किसका उपयोग करके हम हेडिंग को विजिबल बना सकते हैं? तो आपका आंसर है ए फिक्स पेन, बी स्टॉप पेन, सी फ्रीज पेन और डी नन। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। जिस भी रो में हमारी हेडिंग होती है ना, तो उसे फ्रीज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? फ्रीज पेन कमांड का यूज करेंगे। उसके बाद वो हेडिंग क्या हो जाएगी? वहीं पर स्थिर हो जाएगी, यानी कि विजिबल हो जाएगी आपकी वो हेडिंग। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल में रखे गए छोटे चार्ट को क्या कहा जाता है? यहां पर आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल में, ओनली फॉर एक सेल में एक चार्ट आ जाता है एक सेल में, उस चार्ट को क्या कहते हैं? तो आपके आंसर है ए डेटा ट्रे, बी पाइवोट टेबल, सी फिल्टर और डी स्पार्क लाइंस। तो उस चार्ट को क्या कहेंगे हम? स्पार्क लाइंस चार्ट कहेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, वर्कशीट के निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? यहां पर आपको बताना है कि किसी भी सेल का एड्रेस कौन प्रदर्शित करता है। तो आपका आंसर है ए टाइटल बार, बी फॉर्मूला बार, सी नेम बॉक्स और डी स्टेटस बार। तो किसी भी सेल का एड्रेस कौन प्रदर्शित करता है? आपका नेम बॉक्स प्रदर्शित करता है, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो का खाली जगह घटक एक्टिव सेल की सामग्री को दिखाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोई भी एक्टिव सेल है उसकी सामग्री, चाहे उसमें टेक्स्ट लिखा गया हो या फिर नंबर लिखा गया हो, वो कौन प्रदर्शित करेगा? तो आपका आंसर है ए टाइटल बार, बी फॉर्मूला बार, सी नेम बॉक्स और डी स्टेटस बार। तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। हम अगर सेल में कुछ भी लिख रखा होगा ना, चाहे वो टेक्स्ट है नंबर है, तो वो कौन प्रदर्शित करेगा? आपका फॉर्मूला बार में वो दिखा देगा डेटा आपका। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल होती है ना, उसका नाम कहाँ पर दिखाई देता है? तो आपके आंसर है ए मेन्यू बार, बी स्टेटस बार, सी स्क्रॉल बार और डी टाइटल बार। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल का नाम हमें टाइटल बार पर दिखाई देता है, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 सीट में एक सेल को दाईं ओर ले जाने के लिए खाली जगह दबाएं और उसी कॉलम में नीचे की ओर अगले सेल में ले जाने के लिए खाली जगह दबाएं। तो क्या दबाना पड़ेगा भाई लोगों? तो आपके आंसर है ए एंटर, टैब, बी टैब एंटर और सी टैब एल्ट प्लस एंटर और डी एंटर कंट्रोल प्लस एंटर। तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा। सबसे पहले तो आप क्या दबाओगे? टैब दबाओगे। जैसे कि मान लीजिए अभी हम इस सेल में हैं और यहां से हम जाना चाहते हैं, अभी हम किस सेल में? इस सेल में है, ठीक है ना। और दाईं ओर इस सेल में जाना चाहते हैं हम, तो उसके लिए तो यूज करेंगे टैब। और बाद में जैसे कि अब हम यहाँ पर आ गए हैं और बाद में हम उसके नीचे की ओर जाना चाहते हैं, यानी कि इस सेल में, ठीक है ना, इस सेल में, यानी कि इस सेल से इस सेल में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? एंटर की का यूज करेंगे। तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले तो दबाएंगे हम टैब और बाद में दबाएंगे हम एंटर। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का
डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, तो यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन बताना है। आपके आंसर है ए हॉरिजॉन्टल, बी वर्टिकल, सी लैंडस्केप और डी पोर्ट्रेट। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है आपका, पोर्ट्रेट होता है। तो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, एक तो होता है आपका लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट, जिसमें से बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है आपका, पोर्ट्रेट होता है, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सेलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बताना है वर्कशीट को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की बतानी है आपको, जैसे कि आपके आंसर है ए कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये तो नहीं होगा क्योंकि कंट्रोल प्लस स्पेस बार से हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, एक कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। बी ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और सी है आपका शिफ्ट प्लस स्पेस बार, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार की के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में रिबिन को शो हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। यहाँ पर आपको बताना है रिबिन को शो और हाइड करने की शॉर्टकट की। तो आपके आंसर है ए कंट्रोल प्लस F2, बी एल्ट प्लस F1 और सी कंट्रोल प्लस F1 और डी शिफ्ट प्लस F2। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, उसमें हम रिबिन को शो या हाइड करने के लिए किस की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस F1 की का यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की पूछी गई है। तो आपका आंसर है ए शिफ्ट प्लस F1, बी एल्ट प्लस F1, सी शिफ्ट प्लस F3 और डी कंट्रोल प्लस F3। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा। इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, शिफ्ट प्लस F3, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस की का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर निरंतर सेल, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कंटिन्यू सेल है ना, सेलेक्ट करना है, उसके लिए आपको किस की का यूज करना है। तो आपके आंसर है ए कंट्रोल, बी एल्ट और सी टैब और ये डी शिफ्ट। तो उसके लिए हम किस की का यूज करेंगे, शिफ्ट की का यूज करेंगे। और उसके साथ हम जिधर भी जाना चाहते हैं, चाहे आप जैसे कि राइट में सेल सेलेक्ट करना चाहते हो तो राइट एरो की प्रेस करोगे, अगर लेफ्ट में आप सेल सेलेक्ट करना चाहते हो तो लेफ्ट एरो की प्रेस करोगे, अगर ऊपर वाले सेल सेलेक्ट करना चाहते हो तो अप एरो की प्रेस करोगे, अगर डाउन में आपको जाना है तो डाउन एरो की प्रेस करोगे शिफ्ट के साथ में, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में स्वचालित रूप से ऑटो सम कार्य प्रविष्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। तो यहाँ पर आपको ऑटो सम की शॉर्टकट की बतानी है। तो आपके आंसर है ए कंट्रोल प्लस प्लस, बी एल्ट प्लस प्लस और सी एल्ट प्लस एस और डी एल्ट प्लस इक्वल टू। तो ऑटो सम की शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। एल्ट प्लस इक्वल टू होती है आपकी ऑटो सम की शॉर्टकट की। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस चुने। यहां पर आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस चुनना है भाई लोगों। आपके आंसर है A1, ये वाला तो नहीं होगा भाई लोगों, और ये बी डॉलर A1 और ये सी A1 और ये डी $A1। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन सा हो जाएगा आपका, ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। और पहले तो आपके सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। आपका एक तो हो गया है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, जिसमें रो और कॉलन को दोनों को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। और फिक्स करने के लिए हम किस साइन का यूज करेंगे, डॉलर साइन का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉलन को भी फिक्स किया गया है और रो को भी फिक्स किया गया है, ठीक है ना। जब हम दोनों को फिक्स कर देते हैं तो वो कौन सा सेल एड्रेस हो जाता है, वो हो जाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। और जब दोनों जैसे कि इधर है आपका A1, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस, ठीक है ना भाई लोगों। रिलेटिव सेल रेफरेंस उसे कहेंगे जहां पर आपको रो और कॉलम दोनों को फिक्स नहीं किया जाता है। और एक होता है आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ठीक है ना,
मिक्स सेल रेफरेंस, उसमें या फिर कॉलन या फिर रो को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, दोनों में से एक को। तो यहाँ पर देखिए भाई लोगों, ओनली फॉर कॉलन को क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। तो ये वाला होता है आपका मिक्स सेल रेफरेंस, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के सेल रेफरेंस। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन अमान्य है। यहाँ पर आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनमें से कौन सा फंक्शन अमान्य है। तो आपके आंसर है ए सम इफ होता है, बी सब टोटल ये भी होता है, और सी सम ये भी होता है, और डी ऐड। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐड नाम का किसी भी प्रकार का फंक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। ये थे भाई लोगों आज के आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एमसीक्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।